जय हिंद दोस्तों, स्टडी पीसेस विद अभ्यर्थी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोरकू जनजाति। तो कोरकू जनजाति एक नज़र में ये पूरे चैप्टर का समरी है। पहले पूरा डिस्क्रिप्टिव चैप्टर पढ़ते हैं। तो कोरकू परिचय उत्पत्ति। कोर या कोरो शब्द का अर्थ आदमी है, जबकि कोरकू शब्द का अर्थ आदमियों की जमात, मानवों का समूह। मतलब को ऐसे अर्थ किए रहिएगा, को आ मतलब कोरकू का अर्थ क्या है, को मतलब कोरो या कोर का अर्थ क्या है, आदमी, और आदमियों का ग्रुप क्या कहलाता है, कोरकू। फिर कोरकू जनजाति ऑस्ट्रिया वंश एवं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मानव समूह का प्रतिनिधित्व करती है, जो मुंडा या कोलोरियन जनजाति की एक शाखा है। तो कोरकू जनजाति कौन सी जनजाति की एक शाखा है, मुंडा या कोलोरियन जनजाति की। ठीक है। फिर उसके बाद कोरकू बिंद तथा सतपुड़ा के जंगलों में जड़ें खोदते कोरते थे, इसलिए कोरकू कहलाए। तो मतलब बिंद और सतपुड़ा के जंगल में ये खोदते थे, तो खोदने से ही क्या, खोदते से बना कोरके, और कोरते से बन गया कोरकू। तो याद के रहिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि बिंद तथा सतपुड़ा के जंगलों में जड़ें खोदने वाली जनजाति कौन थी, तो कौन थी, कोरकू। ठीक है। फिर उसके बाद कोरकू अपने आप को रावण का वंशज तथा महादेव को अपनी सृष्टि के रचयिता मानते हैं। तो इसका ट्रिक क्या है कि जो रावण था तो महादेव की पूजा करता था, और उसने जंगल में ही सीता हरण किया था, और जंगल में जड़ों को खोदने का काम कौन करते थे, कोरकू। तो इसे संबंध बना लीजिए, क्योंकि क्या है कि जब सारी जनजातियों के कि कौन किसके वंशज किसकी पूजा, तो कन्फ्यूजन होता है। तो इससे आपका क्लियर रहेगा कि मतलब रावण की पूजा कौन करते, रावण किसकी पूजा करते थे, महादेव की, और रावण ने सीता हरण किया था बिंद तथा सतपुड़ा के जंगलों में, जंगल से, ऐसे बना लीजिएगा कि जंगल से, तो इनका संबंध है। फिर ये राजपूतों को भी अपना पूर्वज मानते हैं। एक किंवदंती के अनुसार महादेव ने रावण के कहने पर अपने कागदूत कागेश्वर को भंवरगढ़ तथा सावलीगढ़ जिला बैतूल, तो भंवरगढ़ तथा सावलीगढ़ कहाँ है, बैतूल में, के मध्य पर्वतीय स्थल से लाल मिट्टी लाने को कहा। इस मिट्टी से महादेव ने एक पुरुष तथा एक स्त्री की आकृति बनाई, जिसका नाम मुला तथा मुलई रखा, और तथा उनमें प्राण डाल दिए। अतः मुला तथा मुलई कोरकू जनजाति के आदि पुरुष हैं, कोरकू उन्हें अपना पूर्वज मानते हैं। ठीक है। तो महादेव ने मुला मुलई बनाया, और फिर उसके बाद इन्हीं से कोरकुओं का जन्म हुआ, इसीलिए आदि पुरुष इनके कौन है, मुला एवं मुलई। डॉक्टर बेरियल इनविन के अनुसार कोरकू की उत्पत्ति भाई बहन के बीच यौन संबंध स्थापित हो जाने से हुआ है। बाद में महादेव ने इनका विवाह करवा दिया, जिससे उनके संतान कोरकू कहलाई। तो देखिए, विभिन्न विद्वानों का विभिन्न मत है, अलग अलग मत है। तो ऐसे नहीं पूछ लेगा कि बेरियर इल्विन का क्या मत था। बस एक इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, महादेव, क्योंकि महादेव सब में है। ठीक। तो महादेव से के और रावण का पूछ सकता है। फिर कोरकू जनजाति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत। तो उमर शंकर मिश्र ने कोरकुओं को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड माना है। डॉक्टर हरिप्रसाद जोशी ने कोरबा जनजाति की एक उपजाति के रूप में कोरकू की चर्चा की है। हिंदी के शब्दकोश के रचयिता डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार कोरकू का अर्थ क्या होता है, किनारा। तो श्याम सुंदर दास जो हिंदी शब्दकोश के रचयिता है, तो उनके अनुसार इसका कोरकू का अर्थ क्या है, किनारा। फिर कोरकुओं का मूल निवास, तो कोरकुओं का मूल संबंध में एक कहावत प्रचलित है, आले नी सावलीगढ़ कोरे रे रांडे, आली नी गांगड़ी कोटो दे रांडे, अर्थात हम सावलीगढ़ के रहने वाले हैं। तो कोरकू महादेव थोड़ा सावले हैं महादेव, तो याद करेगा। और कोरकू का संबंध महादेव से है, तो कहाँ, सावलीगढ़, और ये क्या कहते हैं, सावलीगढ़ कहाँ है, भंवरगढ़। तो भगवान शंकर महादेव क्या है, सावले हैं और भौ से निकालने वाले हैं, और उनकी बैल सवारी है। तो भंवरगढ़ सावलीगढ़ कहाँ है, बैतूल, बैल से याद करिएगा, बैतूल किनका, कोरकुओं का जन्म स्थली है। फिर जनसंख्या वर्ष की जनगणना में कोरकुओं की कुल जनसंख्या 730,847 है, याद नहीं करना है, जिसका प्रदेश में जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, 4.77%। ठीक है। फिर उसके बाद खंडवा एवं बुरहानपुर में सर्वाधिक कोरकू जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी जनजाति में कि ये जनजाति कहाँ सर्वाधिक निवास करती है। तो ये बताइए, कोरकू जंगल में जड़ें खोदते थे। अब जंगल को हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे खंड खंड करके काट रहे हैं खंड खंड टुकड़ों टुकड़ों में। तो ये कोरकू क्या करते हैं, बुरा मानते हैं, तो बुरहानपुर। ठीक है। तो खंडवा और बुरहानपुर में सर्वाधिक कोरकू जनजाति के लोग निवास करते हैं। फिर भौगोलिक विस्तार, कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है।
फिर उसके बाद कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, नर्मदापुर, छिंदवाड़ा, ये सब स्टेट इतना नहीं याद करना, बस एक बार रीड मारना है। बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, सीहोर, सिवनी जिलों में निवास करती है। शारीरिक विशेषताएं: कोरकू लोगों का रंग काला, आंख काली, नाक चौड़ी व चपटी, नथुने फूले, होंठ मोटे, चेहरा गोल, शरीर हष्ट-पुष्ट एवं बाल काले होते हैं। आग के सहारे रहने से इनके सीने और पेट पर बड़े काले निशान पड़ जाते हैं, जो तपने या चट्टे कहलाते हैं। शारीरिक बनावट के आधार पर कोरकू मुंडा या कोलोरियन जनजाति के समान है। तो शारीरिक बनावट के आधार पर कोरकू मुंडा या कोलोरियन जनजाति के समान है। फिर उसके बाद उपजातियां या गोत्र। तो रसेल एवं हीरालाल ने अपने ग्रंथ ट्राइब्स एंड कस्टम ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस में ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश में कोरकू के 4 जाति समूह बताए हैं। कितने जाति समूह बताए हैं? 4 जाति समूह बताए हैं। और ये क्या कहते हैं? उपजाति एवं गोत्र से क्वेश्चन आते हैं। और इनकी बुक रसेल एवं हीरालाल की बुक ट्राइब्स एंड कस्टम ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया मैंने अपने फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से याद करवाया है, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में। तो आप वो क्लासेस देखेंगे तो आपको इसका नाम याद होगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कोरकू के 4 जाति समूह है। कौन कौन सा? याद करिए। रूमा, पोतड़िया, बावरिया, बोवाई, बोंडई। तो याद करिए, रूम मतलब क्या होता है? कमरा। रूम में पोछा लगाते हैं, तो पोछा से याद कर लीजिएगा रूमा, पोतड़िया, पोछा से पोतड़िया। अब पोछा लगाते थक गए तो क्या हो गया? बावरिया मतलब पागल। और बोवाई बोंडई, ये बोवाई बोंडई याद के रहिएगा कि इसी से है, कोरकुओं से है। ठीक है, तो मतलब कौन रूम में पोछा लगा के पागल हो गया। कोर मतलब कौन, तो कोर से कोरकू, रूम में पोछा लगा के बावरिया हो गया। ये गोत्र जनजाति से क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे याद के रहिएगा। किंतु मध्य प्रदेश में वर्तमान में कोरकू के 4 जाति समूह हैं अभी। लेकिन कौन कौन से हैं? तो अभी मुख्य रूप से 4 ही हैं, पर नाम थोड़ा चेंज है। जैसे रूमा पोतड़िया तो उसी में था, तो रूम पोतड़िया। और ये मोबासी और क्या? चांदगढ़िया। तो चांदगढ़िया तो महादेव के सिर में ऐसे ये चंद्रमा व्हाइट कलर का रहता है ना, चंद्रशेखर, इसीलिए महादेव को बोला जाता है। तो ये तो याद रहेगा कि रूमा पोतड़िया, चांदगढ़िया और मोबासी, बस याद करिएगा। इनका अंग्रेजों ने चांदगढ़ बड़कतेश्वर जमींदारी प्रदान की थी। मतलब इनको क्या किया था? अंग्रेजों ने चांदगढ़ के बड़कतेश्वर में जमींदारी प्रदान की थी, इसीलिए इनकी एक उपजाति कौन सी हो गई? चांदगढ़िया। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति के 2 वर्ग है। राज कोरकू, ये भूस्वामी वर्ग होते हैं तथा इनकी सामाजिक स्थिति भाई राज कोरकू है। पोथरिया कोरकू, शेष लोगों को पोथरिया कहा जाता है। फिर कोरकू जनजाति में पाई जाने वाली उपजाति कौन सी है? रूमा, नहाला, मवासी, दुलारिया, बावरिया, बंदोरिया, बोबई, बोंडई। तो हो गया, मेन आप लोगों ने याद कर लिया। ये देखिए, बंदोरिया, बोबई, बोडई, बुंडई, बावरिया, रूमा, पोतड़िया, मेवासी, चांदगढ़िया। ये चीज़ें याद हो गई हैं, बस एक बार देख लीजिएगा इनको। नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति को लोग बंदोरिया कहते हैं। तो पचमढ़ी में क्या है? पहाड़ी है। जो बंदर जैसे कूद कूद के पहाड़ी में चढ़ेगा वही पचमढ़ी देख पाएगा। तो याद के रहिएगा। तो नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग क्या कहलाते हैं? बंदोरिया। ठीक। फिर कोरकू जनजाति के कुल 36 गोत्र हैं, जिनके नाम वृक्ष, पशु पक्षी, दिन, वार, घास, मिट्टी पर आधारित है। कोरकू समुदाय गोत्र चिन्ह क्या है? टोटम से बंधा हुआ है। टोटम को निषेध भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि गोत्र चिन्ह जो होते हैं, हर गोत्र का कोई ना कोई चिन्ह है। अब गोत्र चिन्ह को ही क्या बोला जाता है? टोटम। क्या बोला जाता है? टोटम। और टोटम मतलब 3 नाम है, गोत्र चिन्ह, टोटम और क्या? निषेध। याद रखिएगा। फिर उसके बाद जैसे कि यहाँ कोरकू जनजाति के गोत्र चिन्ह मोर, अर्थात मतलब सभी गोत्रों का स्पेशल एक क्या चिन्ह है? कोरकू जनजाति का गोत्र चिन्ह मोर है। याद के रहिए, क्या? मोर है। तो मोर कैसे याद रखेंगे? महादेव के जो बड़े पुत्र हैं कार्तिकेय, उनकी सवारी क्या है? मोर है। तो उसे संबंध बना के रखें कि महादेव के लोग पूजा करते हैं, महादेव के बड़े बेटे की सवारी क्या है? मोर है। तो इनका गोत्र चिन्ह सभी का स्पेशल गोत्र चिन्ह क्या है? मोर। लेकिन अलग अलग गोत्रों के अलग अलग क्या है? टोटम। टोटम क्या? गोत्र चिन्ह, या इसे क्या बोलेंगे? निषेध। तो अखंडी
गोत्र के जो कोरकू होते हैं उनका गोत्र चिन्ह क्या होता है? पीली मिट्टी। तो मिट्टी क्या है? खंड खंड हो जाती है, तो अखंडी पीली मिट्टी। फिर अटकोम, तो अंडा से अटकोम याद के रहिएगा। फिर जैसे अंडा खाते खाते अटक गया तो ऐसे अटकोम। फिर उसर नवा, हल्की मिट्टी वाली पथरीली जमीन। उसरा मतलब उसरा जमीन को बोलते हैं, कहीं 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 हमारे क्षेत्र में भी बोलते हैं कि ये उसरा है। उसरा जमीन का मतलब क्या होता है कि जिसमें थोड़े थोड़े पत्थर होते हैं। तो उसर नवा से ऐसे याद कर लीजिएगा, उसर नवा हल्की मिट्टी वाली पथरीली जमीन। फिर कांसड़ा, तो मिट्टी, कांसड़ा भी किससे संबंधित है? मिट्टी से, तो याद के रहिएगा। फिर उसके बाद कलम, तो पेड़ की डाली को कहीं कहीं क्या बोलते हैं? कलम बोलते हैं, कि हम कलम लगाएंगे पेड़ में, तो वही कलम पेड़। फिर उसके बाद काजल्या, काजल। फिर कांसल, कांस। कसंडी, मिट्टी का बड़ा बर्तन। हंडी, हांडी से याद के रहेगा कि हंडी भी एक प्रकार का बर्तन है, तो कसंडी भी मिट्टी का बड़ा बर्तन। इतना डीप पूछेगा नहीं, बस एक बार देखना है इसको, ठीक है। फिर उसके बाद झारा, घास, तो हमको घास को झाड़ना चाहिए। फिर कोलैया, एक पेड़ जिसके पत्ते की भाजी खाते हैं। फिर खेरिया, खेरा एक पेड़ का नाम है। फिर चंगरी भी घास और चेकरेज भी पेड़। इतना डीप नहीं पूछेगा, मेन मेन 2-4 याद करना है बस। फिर सामाजिक संगठन एवं स्थिति, कोरकियों में संयुक्त तथा एकल दोनों प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। इनके परिवार एवं समाज पितृसत्तात्मक तथा टोटम पर आधारित हैं। कोरकू परिवार में अतिथि सत्कार साधु जैसा होता है। कोरकू जोहर, जो है अर्थात सिर झुकार कर प्रणाम करते हैं। तो अतिथि सत्कार साधु जैसा किस जनजाति में होता है? तो जोहर जो है यह सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं कोरकू जनजाति में, ठीक है। याद रहेगा कि साधु, महादेव भी एक महा साधु हैं और ये बैरागी हैं, ऐसे बोल सकते हैं, तो उनकी सेवा करते हैं, ये उनके वंश कहलाते हैं। बस महादेव से कनेक्ट करके अपने इस चैप्टर में ट्रिक बना लेना है। फिर कोरकू जनजाति में सामाजिक संगठन में 3 रूप पाए जाते हैं। पड़ियार, कोरकियों में पूज्य और अति विशिष्ट व्यक्ति, तो पास से पूज्य पड़ियार। फिर उसके बाद भोमका, भोमका जनजाति का पुरोहित होता है, तो पूजा पाठ कराने वाला कौन होता है? भोमका। जैसे, ठीक है, भोम से याद कर लीजिएगा कि होम, कोई पूजा कराएगा तो होम कराएगा ही, तो ऐसे ही पुरोहित भोमका। फिर पटेल समाज का गणमान्य एवं अनुभवी व्यक्ति होता है। फिर इनके कोरकुओं में गांव और समाज का संचालन करने के लिए एक पंचायत होती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं। पटेल, कोरकू समाज का गणमान्य व अनुभवी नागरिक जो समाज की जाति पंचायत में किसी भी कार्य के संपादन और विवाद की स्थिति में समाधान करता है, उसे पटेल कहा जाता है। याद के रहिएगा कि पटेल समाज का गणमान्य अनुभवी व्यक्ति होता है। तो पटेल कोरकू समाज का गणमान्य अनुभवी नागरिक है। जाति पंचायत में किसी भी कार्य के संपादन और विवाद इंपॉर्टेंट है कि विवाद की स्थिति में समाधान करता है, उसे पटेल कहा जाता है। फिर महाजन, पटेल के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद किसका है? महाजन का है। पटेल के निर्णयों की व्याख्या कौन करता है? महाजन। याद के रहिएगा कि पटेल के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद है और पटेल के निर्णयों की व्याख्या करता है। फिर चौधरी, तो चौधरी पंचायत करने की सूचना देता है। याद करिएगा, चौधरी जो है तो पंचायत करने की क्या देता है? सूचना। फिर क्या है? गेट्या, गेट्या का काम क्या है? इसका कार्य प्रसाद बांटना है। गेट्या का कार्य क्या है? प्रसाद बांटना। फिर मुकरी, इनका कार्य त्योहारों पर नाचने वालों को बुलाना है। तो गेट्या घेट घेट के प्रसाद बांटना और मुकरी इनका कार्य त्योहार पर नाचने वालों को बुलाने का है। याद के रहिएगा पंचायत में कौन कौन है? पटेल, महाजन, चौधरी, घेट्या, मुकरी, ठीक है। सभी जनजातियों में लगभग इनका पंचायत है। तो सभी एक पेज ले लीजिएगा, जनजाति लिखिएगा, उसके सामने कि इसके ये हैं, तो वो रटने में क्या होगा? आसानी होगी। और जहाँ तक एग्जाम में ऑप्शन इजी दिए रहते हैं, तो ऑप्शन से करने की कोशिश करिएगा, तो ये सारा सही हो जाएंगी चीज़ें, ठीक। फिर इसके बाद गांव एवं आवास, तो कोरकू अपने गांव को किसी सुंदर स्थान पर बसाते हैं तथा गांव के चारों ओर बांस की बाड़ लगाते हैं। अब क्या है कि भगवान महादेव तो है बैरागी, लेकिन पार्वती माता तो उनको सब सुंदर चाहिए, तो इसीलिए कोरकू अपने गांव को किसी सुंदर स्थान पर बसाते हैं तथा गांव के चारों ओर बांस की बाड़ लगाते हैं। इनके घर पर आया खफरेल, घास, लकड़ी और बांस की चिमनियों के होते हैं। घर में करीब 25 फीट का आंगन होता है, इतना नहीं याद करना। घरों में ठंड से बचने के लिए अगीठी अथवा गोरसी का उपयोग किया जाता है। अगीठी भाई, और उसी को गोरसी गाँव की भाषा बोलते हैं। इनके गाँव या बस्ती को ढाना कहते हैं, याद किए रहिएगा
कि इनके गांव या बस्ती को ढाना कहते हैं। कोरकुओं के कतारबद्ध ओटले प्रमुखता ढाना है, मतलब कतारबद्ध जो घर हैं उनको क्या बोला जाता है? घाना। ठीक है, ढाना, सॉरी, क्या बोला जाता है? ढाना। फिर इसके बाद कोरकू स्त्री अपने घर की दीवारों पर बाहरी और प्रवेश द्वार के आसपास विविध आकृतियों को चित्रित करती है। इनको गुदनी कहते हैं। गुदनी मंगल सूचक है। जिन ग्रामों में कोरकू अन्य आदिवासियों के साथ या गैर कोरकू कृषकों के साथ रह रहे हैं उन ग्रामों में कोरकू की बस्ती को कोरकू आवार कहते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा कि पहला तो क्या कि प्रवेश द्वार पर आकृतियां चित्रित करती हैं, इनको गुदनी, तो गुदनी कलम में कोरकुओं का भी स्थान है, यह मंगल सूचक होता है। फिर जिन ग्रामों में कोरकू अन्य आदिवासियों के साथ रहते हैं तो उन ग्रामों में कोरकुओं की बस्ती को क्या बोला जाता है? कोरकू आवार। फिर उसके बाद खान पान भोजन, तो कोरकू शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं। मोटे अनाज एवं सब्जियां इनके मुख्य दैनिक भोजन है। कोरकू स्त्री एवं पुरुष दोनों माहुल अर्थात महुए की बनी शराब जिसे सीडू कहा जाता है, याद रहिएगा कि सीडू क्या है? तो महुए, कोरकू स्त्री एवं पुरुष माहुल महुए की बनी शराब को सीडू कहा जाता है, सीडू वही का सेवन करते हैं। फिर खान पान के आधार पर कोरकू के 4 गुण। कोरो आदमी, ताजा और शुद्ध मांस खाने वाला। फिर राक्षस, सड़े गले मरे पक्षियों का मांस खाने वाला। फिर सराकू, बंदर, भाजी पाला खाने वाला। तो सराकू जो है क्या खाएगा? भाजी पाला। और कितने हो गए? कोरो, राक्षस, सराकू, और एक बचा क्या? बाना, जिसको रीछा। तो मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने वाला क्या कहलाता है? बाना या रीछा। याद के रहेगा कि मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने वाला क्या कहलाएगा? बाना या रीछा। फिर उसके बाद कोरकू वस्त्र एवं आभूषण, तो कोरकू साधारण पहनावा पहनते हैं। स्त्रियां पैरों में मछली के आकार की बिछियां तथा भुजाओं में ववट्या प्रिय आभूषण पहनती हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जन्म संस्कार, गर्भवती कोरकू महिला का प्रसव बड़ी बूढ़ी महिलाएं कराती हैं। प्रसव समय कष्ट होने पर अपने पति के बाएं पैर का धोवन चरणामृत पीती हैं। 3 या 5वें दिन बच्चे का नाल काटा जाता है। कोरकों में लड़की का नामकरण 3रे दिन तथा लड़के का 5वें दिन होता है। तो याद के रहिएगा कि कोरकों में लड़कियों का नामकरण जो होता है कौन से दिन होता है? 3रे दिन, और लड़कों का कितने दिन में होता है? 5वें दिन। फिर मृत्यु संस्कार, कोरकियों में मृतकों को दफनाने की प्रथा है। कहीं कहीं अग्नि संस्कार भी किया जाता है। मृत्यु भोज के दूसरे दिन मृतक की समाधि पर एक लकड़ी का स्तंभ लगाने की प्रथा है, जिसे मांडो या मांडा कहा जाता है। जिसे मांडो या क्या कहा जाता है? मांडा। फिर उसके बाद कोरकुओं में विवाह की 4 पद्धतियां मुख्यतः प्रचलित है। लमझाना या घरदमाद, चिथोड़ा, राजीबाजी, तलाक एवं विधवा। सब पिछले चैप्टर में सभी आ चुका है कि ये किस प्रकार के विवाह हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चिथोड़ा, प्रथम विवाह के मध्यस्थ व्यक्ति को चिथोड़ा कहा जाता है। मध्यस्थ व्यक्ति को भी क्या कहेंगे? चिथोरा। यदि विवाह पक्का हो जाए तो लड़की का पिता सीडू आनी कहता है, अर्थात दारू का निमंत्रण, वही सीडू महुए की बनी शराब। फिर वर पक्ष की स्त्रियां पुरुष मुठवा देव के चबूतरे पर पूजा करते हैं। मुठवा देव चबूतरा कई पत्थरों का संग्रह है मात्र होता है। कोरकों में अधिकांश विवाह समजाति प्रथा पर होते हैं। समगोत्री विवाह निषिद्ध है। तो समगोत्री विवाह क्या है? निषिद्ध है। लगभग सभी में समगोत्री विवाह निषिद्ध है। फिर कोरकियों में गोनम विवाह, पाटो विवाह, देवर भाभी विवाह, सह पलायन विवाह, अपहरण विवाह, आटो साटो विवाह प्रचलित है। फिर गुदना कला, कोरकू एक गुदना प्रिय जनजाति। कोरकों में स्त्रियां अनिवार्य रूप से गुदना कराती हैं। गुदना गोदने वाली महिला को मुगनी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मुगनी के नाम से। गुदना के विभिन्न प्रकार, कपार गोदाई या गुदना, यह अंग्रेजी के एम आकार का गुदना। इसके अंतर्गत नाक के दोनों ओर, गालों पर तथा नीचे ठुड्डी पर 3 से 5 बिंदु गुदवाए जाते हैं। 3 से 5 बिंदु गुदवाए जाते हैं। रानी को गुडाई, इसके अंतर्गत हथेली के ऊपरी भाग पर चौक गुदवाया जाता है। इसे टी गुदाई कहते हैं। तो रानी को गुडाई और कपार गुदाई किस में है? कोरकुओं में। फिर इसके बाद कोरकू नृत्य। कोरकू जनजाति विभिन्न माह एवं अवसरों पर विभिन्न प्रकार के नृत्य करती है। जैसे चैत्र मास में कौन? देव दशहरा नृत्य, चाचरी नृत्य, गंगोलिया नृत्य। तो याद करिएगा चाचरी और गंगोलिया नृत्य की जनजाति से संबंधित है, कोरकू जनजाति से। बैसाख मास में धापरी नृत्य या चिरकोरा या चटकोरा नृत्य। तो याद करिएगा धापरी नृत्य, चाचरी नृत्य, गंगोलिया नृत्य, ये सब किससे संबंधित है? कोरकुओं से। फिर ज्येष्ठ मास में डोडवाली नृत्य, डांठल नृत्य। अब डांठल नृत्य के क्या प्रकार हैं? टांडा डांठल, पड़ोब डांठल, भील डांठल, सिड्यूकू डांठल, चाचरी डांठल। अभी परेशान मत होइए, अभी लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य वाला चैप्टर है, उसमें नृत्य वगैरह सब अलग से भी दिए हुए हैं, तो उसमें अच्छे से हो जाएगा, पर एक बार दिमाग में बैठाए रहिएगा।
कि श्रावण मास में झिरोती नृत्य, फिर कौर मास में होररिया नृत्य, चिल्लुड़ी नृत्य, कार्तिक मास में ठांठिया नृत्य, गादली नृत्य। फिर अन्य नृत्य तो कौन कौन से, खम्ब, स्वांग, अटारी, छेड़ा, गादली, थापटी नृत्य। इस नृत्य में गाए जाने वाले गीतों को थापटी सिरिंज कहा जाता है। ठीक है। फिर वाद्य यंत्र कौन कौन से, तो ढोल, ढोलक, मृदंग, टिमकी, ढप या घेरा, अलगोजा, बांसुरी, बुगड़ी, पवई, चिरकोरा, झांझ। तो ये इंपॉर्टेंट, चिरकोरा, चिरकोरा तो याद करेगा कोरकू, कोरा कोरकू। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट इधर बिस्तरी, सिंडोला प्रथा पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंडोला प्रथा कौन सी जनजाति, तो कोरकू जनजाति। सिंडोली प्रथा, अपने पूर्वजों को देव पितर में शामिल करने के लिए समर्थ कोरकू सिंडोली पर्व मानते हैं। इस पर्व में सभी कोरकू शामिल होते हैं तथा इसमें गाली गलौज तथा हत्या तक हो जाती है। सिंडोली पर्व में हुई हत्या की कहीं सुनवाई नहीं होती। ठीक है, ये याद के रहिएगा कि इसमें हत्या हो जाती है और इसकी कहीं भी सुनवाई नहीं होती। किस प्रथा में, सिंडोली प्रथा में। सिंडोली प्रथा संबंधित किससे है, कोरकुओं से। ठीक है। फिर उसके बाद डोंडवाली, ज्येष्ठ के महीने में मनाया जाने वाला त्योहार। फिर जिरौती, हरियाली अमावस्या पर मनाया जाता है, इसमें डंडा नाच किया जाता है। फिर गुड़ी पड़वा चैत्र माह में मनाया जाता है। आखा तीज बैसाख माह में। पोला, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अमावस्या पड़वा को पोला मनाया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद देव दशहरा, ऐसे ये नहीं पूछेगा कि किस माह में, ये पूछता है कि जैसे कि डोडवाली नृत्य किससे संबंधित है या पर्व किससे संबंधित है, पोला किससे संबंधित है जनजाति से, तो वो नाम लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद देव दशहरा कौर माह में मनाते हैं। इस दिन पड़ियार नृत्य करते हैं। पड़ियार का सहायक राजल्या होता है। ठीक है। फिर उसके बाद दिवाली, दिवाली पर रात्रि में कोरकू ग्वाल, जिन्हें ठांठिया कहते हैं, ये रात भर भुगड़ू बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र बजाते हैं। इस दिन गुदनिया, हिरमची, लाल मिट्टी बनाई जाती है। तो याद किए रहिएगा कि कोरकू उस दिन दीपावली के दिन क्या बजाते हैं, भुगड़ू जो बांसुरी जैसा एक वाद्य यंत्र है। फिर होली, इसमें कोरकू सजनी फगनाई गीत गाते हैं। इस दिन झामटा गीत भी गाया जाता है। ठीक। फिर भाषा बोली, तो कोरकुओं की बोली आष्टिक भाषा परिवार की है। इसे मुंडा भाषा परिवार भी कहते हैं। इसकी अपनी कोई लिपि नहीं है। धार्मिक जीवन एवं परंपराएं, देवी देवता, कोरकुओं के प्रमुख देवता महादेव, रावण, मेघनाथ, महावीर देव, किलार बुटवा, डोंगर देव, खेड़ा देव, सूर्यचंद्रमा, नर्मदा, ताप्ती माई और ये सब पूर्वज को भी बहुत। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नर्मदा ताप्ती की पूजा कौन करते हैं, तो दे कोरकू। याद के रहिएगा कि नर्मदा क्या इनकी शिव से संबंधित है। नर्मदा नदी का शिव जी से संबंध है। और सूर्य, चंद्रमा, इन सब का संबंध महादेव से है। तो ये देवी देवताओं में याद की रहेगा। कि होली के अवसर, रावण की पूजा कब की जाती है, तो होली के अवसर पर। तथा कोरकुओं के गांव में मेघनाथ खम्भ अवश्य होता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट कि मेघनाथ की पूजा, मेघनाथ खम्भ कौन सी जनजाति, तो कोरकू जनजाति। और होली के अवसर पर रावण की पूजा, मेघनाथ रावण का पुत्र, तो उनकी पूजा कौन करता है, तो कोरकू जनजाति। खनेरा देव की स्थापना गांव की सीमा पर पश्चिम दिशा में की जाती है। खनेरा देव बीमारी को गांव में प्रवेश से रोकते हैं। खनेरा देव की विशेष पूजा दशहरे पर की जाती है। किलार मुठवा देव गांव के प्रमुख देवता हैं। इनका चबूतरा गांव के मध्य में बनाया जाता है। फिर खेड़ा देव की स्थापना गांव के पूर्व या उत्तर दिशा में होती है। ठीक है। सिंदरा देव कोरकुओं के अन्य प्रमुख देवता हैं। कोरकू कुत्ता की भी पूजा करते हैं। तो का से कोरकू, का से कुत्ता, एकदम दिमाग में बैठा रहेगा कि कोरकू कुत्ता की भी पूजा करते हैं। फिर उसके बाद जादू टोना, तो जादू टोना तथा जड़ी बूटी के जानकार को पड़ियार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि जादू टोना के जानकार को क्या कहा जाता है, पड़ियार। बीरबट जैसी राक्षसी शक्तियों का उपयोग कोरकू करते हैं। बीरबट तो भाई मेघनाथ राक्षसों की पूजा करते हैं, राक्षस कुल के ही है ना, रावण, मेघनाथ, ये सब। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, बीरबट। बीरबट जैसी राक्षसी शक्ति को उपयोग कोरकू करते हैं। तो बीरबट का संबंध किस जनजाति से, कोरकू से। फिर जादू शक्तियों व आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए कोरकू जनजाति के लोग वर्ष में लगभग 2 बार बलि देते हैं। तो वर्ष में 2 बार लगभग बलि देते हैं। फिर जादू टोना करने वाली महिलाओं को कोरकी भगरो डुकरी कहते हैं। भगरो डुकरी कहते हैं। नहीं कि जो जादू टोना कहेगा तो कहेंगे नहीं भाग भाग भाग, तो ऐसे भगरो और डुकरी
महिलाओं को, जो बूढ़ी महिलाएं होती हैं उनको डुकरी हमारे यहाँ कहा जाते हैं, तो वही है भगरो डुकरी। फिर आर्थिक जीवन, तो कोरकू जनजाति के लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर रहते हैं। खेतों में काम करने वाले कोरकू भाग्या कहलाते हैं। याद करिएगा कि भाग्य में क्या है, उनकी कृषि करना, तो कोरकू भाग्या खेतों में काम करने वाले। फिर जंगल को काट कर खेती करने वाली जनजाति है, इस प्रथा को बदलवा प्रथा कहते हैं। झूम जिसको बोला जाता है, तो अलग अलग जनजाति में झूम कृषि को अलग अलग नाम है, तो अच्छे से याद करेंगे। कोरकू में क्या है, बदलवा। फिर पहाड़ी अंचल में कोरकू वन विभाग के लिए लकड़ियां ढोते हैं। फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि कोरकू आग जलाने के लिए धातु को एक टुकड़े का उपयोग करते हैं जिसे चकमक कहते हैं। आग जलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, चकमक का। फिर कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट खंडवा, मैंने याद करवाया है कि खंडवा और बुरहानपुर में जब हम पेड़ों को खंड खंड काटते हैं, और जबकि कोरकू जंगल में ही जड़ों को खोदती है, तो उनको जंगलों से प्रेम है, और जंगल को हम खंड खंड काटते हैं तो उनको बुरा लगता है। तो खंडवा और बुरहानपुर में सबसे ज्यादा कोरकू की जनसंख्या, और खंडवा में कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र है। ठीक है, अब विगत वर्षों में पूछे गए। अब आप पढ़ के अब देखें कि इजी क्वेश्चन कि कोरकू जनजाति वर्ष में कितने बार जादुई शक्तियों एवं आत्माओं को बलि देकर प्रसन्न करते हैं, तो कितने बार, 2 बार। ठीक है, फिर कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है, 21, 22 के ये सब क्वेश्चन है। फिर आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है, तो पहले दिमाग लगाइए, खंडवा और बुरहानपुर कहाँ है, तो दक्षिणी जिले हैं ये, है ना, मध्य प्रदेश के दक्षिण के जिले आंसर होगा। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब बाकी ये प्रैक्टिस के लिए हैं, बढ़िया प्रैक्टिस इसको करिएगा। और मैं ऐसा करूँगी कि भाई एक बार ये पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो सभी जनजातियों के एक साथ ऑब्जेक्टिव मैराथन टाइप की वो क्लास कर लूँगी और सॉल्व कर लेंगे हम लोग बैठ के। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जहाँ थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हो तो उनको अपना साथी समझ के माफ़ करें। आप लोगों का बहुत 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 कि आप लोगों ने लास्ट तक क्लास देखी। थैंक यू सो मच।